हेलो दोस्तों, माय नेम इज अक्षय कुमार योगी। मैं आपका टारगेट क्लासेज मित्रपुरा के ऊपर वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए जो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, और अभी जो एग्जाम आने वाली है 28 अगस्त को प्री डीएलडी यानी कि बीएसटीसी की, तो उसी के बेस पर एक क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस स्थिति को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, यानी कि जो हमारी राजभाषा है उसको हिंदी बनाने का निर्णय कब लिया गया। घोषित नहीं, निर्णय कब लिया गया। तो आपको पता है 26 जनवरी 1950 नहीं, इस दिन 14 सितंबर 1949 बी। थर्ड ऑप्शन अपना 14 सितंबर 1950 और चौथा ऑप्शन अपना 15 अगस्त 1947। आपको पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा क्या हुआ था, देश आजाद हुआ था। और 26 जनवरी 1950 इस दिन क्या हुआ था, अपने जो संविधान था उसको लागू किया गया था। तो अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं, बी और सी। इसमें से एक चूज करना है कि कौन सा होगा। तो 1950 में हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1950 में क्या था, संविधान लागू हुआ था। तो अपना जो एक ऑप्शन रहता है वो कौन सा रहता है, 14 सितंबर 1949। तो हमारी जो राजभाषा है हिंदी, उसको राजभाषा बनाने का निर्णय 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस क्रमांक में आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। ठीक है, हमारा इसका पहला ऑप्शन है पूर्व अंत, दूसरा है अभ्यस्त वगैरह, और तीसरा है अंत प्रारंभ, और डी है प्रारंभ अभ्यस्त। देखो पहला जो ऑप्शन है अपना पूर्व अंत, ये क्या हो रहा है, एक विलोम शब्द है ना, उस प्रकार से जैसे पूर्व पहले और अंत यानी बाद में। अभ्यस्त ये भी नहीं हो रहा है भैया, नहीं वही होता है। अंत और प्रारंभ ये भी वही है, विलोम शब्द। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है प्रारंभ और अभ्यस्त, ठीक है। तो आदि और आदि का सही युग्म क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रारंभ और अभ्यस्त। क्या हो जाएगा, प्रारंभ और अभ्यस्त। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि किस शब्द में इला प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में, जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि 12th बाद उनकी ये फर्स्ट कंपटीशन एग्जाम होती है। तो फर्स्ट कंपटीशन एग्जाम क्या होते हैं, ज्यादातर काफी तो टेंशन होते हैं, टेंस में पड़े रहते हैं कि यार क्या होगा, कैसे पेपर आएगा, कैसे अपन को आंसर देना है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले या उसका उत्तर जो भी है उसका देने से पहले अपन को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी हम उसका आंसर सही दे पाएंगे। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन है, किस शब्द में इला प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, किस शब्द में इला प्रत्यय नहीं लगा है। पहला है रूपहला, बी है रंगीला, सी है जहरीला, और डी है अपना रसीला। देखो जो बी ऑप्शन है उसमें भी ईला यानी आ रहा है, जहरीला सी ऑप्शन है उसमें भी ईला आ रहा है, और जो हमारा डी ऑप्शन है रसीला, इसमें भी क्या आ रहा है, ईला। लेकिन जो अपना पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, उसमें देखो रूपहला, क्या है, रूपहला। तो रूपहला में अपने हीला या ईला प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसमें क्या नहीं लगा हुआ है, ईला प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द है। ठीक है, कौन सा शब्द चुनना है अपन को, अशुद्ध यानी कि गलत शब्द है। ये चार जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से अपना एक कोई ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। तो देखते हैं, पहला है कौमुदी, ठीक है, दूसरा है कालिदास, तीसरा है कुतूहल, क्या है कुतूहल, और चौथा है अपना तदोपरांत।
तो कौमुदी बिल्कुल राइट है। कालिदास ये हमारे कवि हुए हैं। कुतूहल, और ऑप्शन नंबर डी है अपना तदोपरांत। तो ऑप्शन नंबर डी के ऊपर गौर करो, देखो इसमें क्या है, तदोपरांत। तो तद उपरांत, तदोपरांत प के ऊपर आएगा क्या, इसमें क्या होगा, जो प है उसके ऊपर आएगा तदोपरांत। ठीक है, तो हमारा जो अशुद्ध शब्द है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द है, ये भी वही है। ठीक है, उसमें अपने गलत शब्द चुना, इसमें भी अपन को गलत शब्द को चुनना है। अशुद्ध शब्द है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, पहला है चांद, चांद बिल्कुल राइट है इसमें। बी छिपकली, छिपकली भी राइट है। और एक होता है छतुआ, क्या है, छतुआ। और अपना ऑप्शन नंबर डी है गीतांजलि, क्या है, गीतांजलि। तो चांद भी सही है, छिपकली भी सही है, यानी कि अब अपने पास दो ऑप्शन ऐसे बचे हैं जिनमें से अपन को 50-50 दिक्कत आती है। यानी कि जो ऑप्शन होते हैं, ध्यान रखना, जितनी भी एग्जाम होती है उसमें से दो ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो सही होते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं या फिर अलग होते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, तो अलग होते हैं उनको तो अलग ही छाड़ दो, बचते क्या है, दो जो मिलते जुलते हैं उसमें से अपना एक ऑप्शन राइट होता है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा हो जाएगा, गीतांजलि। तो मेरे हिसाब से इसमें देखो छतुआ, ये भी सही है, वाक्य ऊपर चंद्र बिंदु है। तो हमारा जो गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी गीतांजलि हमारा गलत शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, और आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपकी जो एग्जाम है उसी के ऊपर बनाए गए हैं। कमेंट में बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय भाव समास का उदाहरण है। कौन सा है, अव्यय भाव का उदाहरण है। पहला है ज्ञानार्थ, ये नहीं है बिल्कुल भी। योजना अनुसार, ये भी नहीं है। रात भर, ये भी नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर डी है अपना पदउच्चत। ठीक है, पद उच्चत। तो इसमें जो अपना अव्यय भाव समास का उदाहरण है नहीं है। ठीक है, नहीं है, उनको नहीं है बताना है कि हमारा निम्नलिखित में शब्द अव्यय भाव समास का उदाहरण नहीं है। सॉरी, इसमें ज्ञानार्थ होगा, सही है बिल्कुल। योजना अनुसार ये भी होगा, और रात भर ये भी होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है पदउच्चत, ये हमारा अव्यय भाव समास का उदाहरण नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पदउच्चत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अपना, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। मानवीय, इसमें तो सिर्फ एक ही है, मानवता इसमें भी एक है, अधीर इसमें भी एक है। लेकिन अपना जो ऑप्शन नंबर डी है विखंडित, विखंडित, यानी कि इसमें क्या है, उपसर्ग भी है और क्या है, प्रत्यय। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस क्रमांक में वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है। ठीक है, तो किस, अपन को जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें वाक्य दे रखे हैं, तो विराम चिन्ह की बात कर रहा है। तो कौन से शब्द में सही विराम चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, जो चिन्ह दे रखे हैं उनमें से अपन को देखना है कि सही कौन सा है। पहला है अपना ऑप्शन नंबर राम तुम अब सो जाओ। ठीक है, वह आप खूब है। और ऑप्शन नंबर थर्ड है श्याम तुम आ गए। और फोर्थ अपना अध्यक्ष जी हमारी बात सुनिए। ठीक है, राम तुम अब सो जाओ, ये भी सही है। वह आप खूब है,
ये और शाम तुम आ गए, यानी कि थर्ड और फोर्थ तो गलत है, क्योंकि इसमें क्या है, जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग रहा है, यानी कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह लग रहा है, तुम आ गए, यानी कि अब अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं, वो होते हैं ए और बी, कि राम तुम अब सो जाओ और वह आप खूब हैं, वह आप क्या हो, खूब हो। तो इसमें अपना जो राइट आंसर हो जाएगा राम तुम अब सो जाओ। तो इसका जो राइट आंसर है अपना है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है। अपना जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अपन को कौन सा विकल्प चुनना है जो अशुद्ध है? पहला है उपर्युक्त, ऊपरी प्लस उक्त बराबर उपरोक्त। दूसरा है वी प्लस आकरण व्याकरण, ये बिल्कुल सही है भाई साहब, लेकिन अपन को चुनना क्या है? अशुद्ध। सी ऑप्शन है पर अपना अति प्लस उक्ति अत्युक्ति, ये भी सही है। डी ऑप्शन अपना अधि प्लस आदेश अध्यादेश। तो अपना जो पहला ऑप्शन है वही गलत है इसमें, यानी कि अशुद्ध है। जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ जी भाई, अब अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है? मुहावरा। क्या है? मुहावरा। इसमें से अपन को बताना है कि जो मुहावरा उसका अर्थ क्या है। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा से आप क्या समझते हैं? आपने कहीं सुना होगा कि ऊंट के मुंह में जीरा। इसका पहला ऑप्शन है आवश्यकता से बहुत कम। ठीक है, ऊंट के द्वारा जीरा खाना। और तीसरा है जीरे की पूर्ति न होना, या इनमें से कोई नहीं। देखो, ऊंट के द्वारा जीरा खाना, अब ऊंट तो जीरा खा नहीं सकता, ठीक है, खाता है, तो ये इससे बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। जीरे की पूर्ति न होना, ये भी इससे मैच नहीं हो रहा, और इनमें से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर क्या है? आवश्यकता से बहुत कम। आप जानते हो ऊंट कितना बड़ा होता है, और उसके मुंह में रख दे हम जीरा, तो क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा होने का जो अर्थ है वो क्या होता है? आवश्यकता से बहुत कम। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आवश्यकता से बहुत कम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है नीलकंठ कौन सा समास है? नीलकंठ, आप बताएं नीलकंठ किसे क्या बोलते हैं अपन? भगवान शिव को। तो द्विगु समास तो नहीं होगा, ठीक है, द्वंद्व समास भी नहीं होगा, और कर्मधारय समास भी नहीं होगा। तो इसमें कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, जैसे दशानन, दशानन में तो फिर वो हो गया, द्विगु हो गया, लेकिन बहुब्रीहि यानी कि शब्द अलग और उसका अर्थ अलग निकलता हो। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ को क्या बोलते हैं? शिव जी, यानी अपने भगवान शिव भोलेनाथ, उसे बोलते हैं नीलकंठ। तो इसमें अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी में कारक की संख्या कितनी मानी गई है? अब ये जो क्वेश्चन है इसको हमें बताना है कि हिंदी में कारक कितने होते हैं। मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएंगे। ठीक है, किसमें बताना है? कमेंट में बताओगे भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन अपना, बाप ने मारी ना मेंढकी बेटा तीरंदाज। देखो क्या है कि बाप ने मारी ना मेंढकी, कि बाप ने तो कैसे काई माछरवी को मारे हो, और बेटा तीरंदाज। कहावत ये क्या है? कहावत अपने जो गांव में चलती रहती है। तो अर्थ बताइए, इसका क्या बताना है? अर्थ बताएं। पहला है मेंढक को मारना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा है मूर्ख, ये भी नहीं। वाचाल, ये भी नहीं, यानी बातें करना, ये भी नहीं है। तो अपना ऑप्शन नंबर डी है, वो क्या है? हैसियत से अधिक बातें करना। ठीक है, हैसियत से अधिक, यानी तुम्हारे पास तो खाने को कुछ नहीं है और तुम लंबी लंबी फेंक रहे हो। तो ये है बाप ने मारी ना मेंढकी और बेटा तीरंदाज। इसका जो अर्थ होता है कहावत का वो क्या होता है? हैसियत से अधिक बातें करना। तो जो हमारा राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे लग रहे होंगे ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मिट्टी में मिलने का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी इसमें भी इसका अर्थ बतानी है, मिट्टी में मिलना। ठीक है, मिट्टी में मिलना। पहला है बर्बाद होना,
दूसरा है शर्मसार होना, यानी शर्मसार तो होता है जब कोई गलती करता है, तो मिट्टी में मिलने का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मृत्यु होना, ये भी नहीं है। मिट्टी में वस्तु का खो जाना, और ये भी नहीं है। मिट्टी में मिलना, खुद की बात कर रहा है, ये किसी वस्तु की बात नहीं कर रहा कि मिट्टी में वस्तु का खो जाना। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बर्बाद होना, मिट्टी में मिल जाना। आजकल नहीं बोलता ये तो बिल्कुल मिट्टी में मिल गया, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्थ बर्बाद होना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन था कि परोपकार में कौन सी संधि है। ये अब यानी कि अब क्वेश्चन जो हमारा है वो किसके आगे, संधि के। तो परोपकार यानी कि किसी, परोपकार मतलब किसी के बारे में बता रहा है कि वो क्या है, परोपकारी है, ठीक है। तो यण ये भी नहीं होगी, अयादि ये नहीं होगी, यानी गुण बता रहा है तो कौन संधि होनी चाहिए, गुण संधि होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गुण संधि है इसमें। भाई कौन सी संधि है, गुण संधि। आगे बात करूं मैं क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, यानी अशुद्ध वाक्य ढूंढना है अपन को। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक क्वेश्चन जो एक ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। तो पहला देखते हैं, मालिक के आते ही वह 9 2 11 हो गया, ये भी सही है। यानी कि जो घर में वो चोरी करने घुसे थे, मालिक के आते क्या हुए, 9 2 11 हो गए। ताजमहल विश्व की एक भव्य इमारत है, बिल्कुल सही बात है। जीती मक्खी निगली नहीं जाती, ठीक है। अब जीती पकड़ और नगला छगन सीधी सी बात है, ये भी बात सही है। प्राचार्य की बात को मान लो, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्राचार्य की बात को मानो, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्राचार्य की बात मान लो। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखो कि निष्फल में कौन सी संधि है, किसमें, निष्फल में। देखो अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, नि विसर्ग प्लस फल, यानी कि इसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। व्यंजन संधि तो होगी नहीं, ठीक है। दीर्घ संधि, या दीर्घ संधि में बड़ा आता है, क्या आता है, बड़ी, जैसे बड़ी मात्राएं होती है वो आती है। यह संधि ये भी नहीं होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही अपना, विसर्ग संधि। कौन सा हो जाएगा, विसर्ग संधि, ओके। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सद्भावना का संधि विच्छेद होगा या है, ठीक है। सद्भावना, स प्लस भावना, संधि विच्छेद, यानी कि ये भी गलत है। सद्भावना ये बनेगा नहीं, बिल्कुल भी सद्भावना, स प्लस भावना। दूसरा है सद, स प्लस दुभावना, ये भी नहीं होगा। तीसरा है सद प्लस भावना, ये भी नहीं होगा। और अपना ऑप्शन नंबर डी है, सत प्लस भावना। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, यानी कि जो हमारा सद्भावना का संधि विच्छेद है वो हो जाएगा सत प्लस भावना, क्या हो जाएगा, सत प्लस भावना। इसमें क्या होता है, जो तय होता है, तय वाली लाइन होती है वो द में बदल जाती है, यानी कि एक तय किसमें बदलता है, द में बदलता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जिसमें हानि या अनर्थ का भय न हो, यानी नुकसान और कुछ गलत होने का क्या ना हो, डर ना हो, तो वो क्या होता है, निस्तेज, निरापद, धीरोदात्र और धीरोदत्त। देखो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा निरापद। क्या होगा, क्योंकि निरा यानी डर से बिल्कुल विमुक्त, तो इसमें हो जाएगा निरापद। क्योंकि अपन पता है अपन को डर के आगे क्या लगता है, निर्डर, यानी कि निर्डर का मतलब क्या होता है, जिसको डर में, जिसको भय ना हो, तो वही होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निरापद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरापद। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अर्थ स्पष्ट करना है कि टस से मस ना होना, टस से मस, यानी आप उसको खूब पूछ लिया लेकिन वह टस से मस नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा है। स्थिर ना होना, और वो बोल ही नहीं रहा तो स्थिर कहां से रहेगा भाई।
अपने स्थान पर हिलना, तो टस से मस नहीं हो रहा, वो हिलेगा। ठीक है, ये भी गलत है, पहला भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है अपने स्थान पर रहना, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है अपना कुछ भी असर ना होना, यानी कि अपन उसको कितनी ट्राई कर ले, कितनी कोशिश कर ले, लेकिन उसके कुछ भी असर नहीं हो रहा है, यानी वो टस से मस नहीं हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, टस से मस ना होना। ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करूं मैं, ये वाक्य है, इसको बताना है कि कौन सा वाक्य है, सरल है, मिश्र है, जटिल या संयुक्त है। ठीक है, तो बर्फ पड़ते ही देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली। ठीक है, तो आपको क्या इसमें दो वाक्य दिख रहे हैं, दो वाक्य दिख रहे हैं, तो कौन सा होता है, संयुक्त, यानी कि एक ही वाक्य है ये। मिश्र वाक्य ये दो से अधिक होता है। जब सरल वाक्य, सरल तो है नहीं, सरल वाक्य, बर्फ पड़ते ही देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली, तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा, जटिल तो है नहीं। देखो ये तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो ये क्या है, एक सरल वाक्य है। ठीक है, यानी बर्फ पड़ते ही हमने एक धर्मशाला में शरण ली, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य। कौन सा है, सरल वाक्य। पहला क्वेश्चन की बात करें, देखो संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। ठीक है, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, सु। ठीक है, सुसंस्कार तो नहीं होता, संस तो वहां पे है ऑलरेडी। ठीक है, आधा सा है तो यहाँ पे पूरा सा लिखा हुआ है, यानी कि ये भी नहीं होगा। संस्कार नहीं होता, और सत्कार, देखो सत्कार होता है जो किसमें बदल देता है, न में, इसलिए क्या होता है संस्कार, यानी तय किसमें बदलता है, न में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संस्कार। और इसका कौन सा उपसर्ग लगा है, इसमें सत उपसर्ग लगा हुआ है। आगे बात करूं मैं, अपना जो क्वेश्चन है, नीलकंठ में कौन सा समास है, ये अपना हो गया पहले पता है। देखो नीलकंठ यानी कि अपने भोलेनाथ जी, उसमें कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास। कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास। अगला जो क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सा सामाजिक पद का विग्रह गलत है, यानी कि जो इसमें पद है उनका जो विग्रह कर रखा है वो क्या है, गलत है। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, ये भी राइट आंसर है, यानी कि यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार। अधमरा, आधा है जो मरा हुआ, ये भी सही है। मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद होता है जो मंत्री के लिए होता है। देखो अगला पंच पात्र, पांच पात्रों का समाहार, यानी ये भी सही है। तो इसमें जो अपना गलत होगा वो क्या हो जाएगा, मंत्री परिषद। क्या हो जाएगा, मंत्री परिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अपना, किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है। ठीक है, क्या है कि कौन से जो शब्द है जिसमें अति उपसर्ग लगा हुआ है। देखो अति उत्तम, देखो अत्युत्तम प्लस अंतर्यामी, इसमें तो नहीं है, अंतर्यामी में तो नहीं है। अध्यापक, इसमें भी नहीं है, अत प्लस नहीं होता ये भी। और अभ्युदय, अभ्युदय क्या है, अभ्युदय, यानी इसमें कौन सा होता है, अति प्लस उत्तम या अभ्युदय, कौन सा हो जाएगा भाई बताओ इसमें। ठीक है, देखो इसमें अंतर्यामी, बात करें अंतर्यामी की, और अध्यापक। हाँ तो देखो भाई किस शब्द में अति, ये देखना था कि अति उपसर्ग लगा है, तो अति उत्तम, अंतर्यामी, अंतर्यामी तो नहीं है, अध्यापक में नहीं है, और अभ्युदय, अभी ये किसमें क्या है, अ उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा, अ उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसमें जो अपना राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि अति उत्तम। क्या होता है, अति उत्तम, यानी अति उत्तम का जो अर्थ होता है क्या होता है, अति उत्तम। तो इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। ठीक है, कौन से शब्द में लगा हुआ है, अत्युत्तम में। हाँ तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है। अधि की बात कर रहा है, अधि उपसर्ग नहीं लगा है। अध्यादेश इसमें लगा हुआ है, अधिपति इसमें भी लगा हुआ है, अधिग्रहण इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन अधोमुख इसमें क्या है, ओ आ गया, तो यानी कि इसमें अधि उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो अपना डी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी में क्या नहीं लगा हुआ है, अधि उपसर्ग। समास में कितने भेद होते हैं। ठीक है, समास में कितने भेद होते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, समास में कितने भेद होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं। हिंदी की बात कर रहा है, संस्कृत में गए आप संस्कृत के अनुसार बता दो, किसमें बताना है, हिंदी में बताना है कि समास के कितने भेद होते हैं।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि झगड़ा मेरे और उसके मध्य था में कौन सा कारक है। इसमें कारक बताना है। देखो कारक कितने होते हैं अपने, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, तो ये अपने कारक क्या होते हैं, हिंदी में कारक होते हैं। तो हम बताएं झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, में यानी में आ गया, तो इसमें कौन सा कारक होगा, में कौन से कारक में आता है। देखो संप्रदान के लिए, वो कर्ता ने, कर्ता इसके लिए आता है, ने के लिए, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर, यानी कि इसमें कौन सा कारक होगा, अधिकरण। यानी अधिकरण में क्या होता है, इसका में आता है, तो इसमें जो अपना मध्य में, तो इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। देखो क्वेश्चन को आराम से नहीं पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा भाई। निम्न में से अभिजात शब्द का पर्यायवाची है। अभिजात, अभिजात जानते हो, यानी इनकी आजकल हमारे गांव में ज्यादा रहता है इस चीज का। तो पहला है यतीम। यतीम तो नहीं होता, यतीम का मतलब होता है शायद यतीम होता है ना जिसके माँ बाप नहीं होते, शायद वो होता है यतीम। और दूसरा होता है कुलीन। और तीसरा है मनमत। मनमत क्या है, मनमत। और ऑप्शन है अकिंचन, सही। क्या है, अकिंचन, सही। तो इसमें जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अभिजात का मतलब होता है जो जात भरा होता है शायद। ठीक है, तो उसका अनुसार जो इसमें राइट आंसर होगा क्या होगा, कुलीन होगा। क्या होगा, कुलीन होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है अपना वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निर्विकार में कौन सा समास है। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो क्या है, निर्विकार में कौन सा समास है। तो निर्विकार में अपन को समास बताना है कि कौन सा समास है। देखो द्वंद्व, द्विगु, द्वंद्व तो है नहीं, देखो द्विगु संख्या नहीं आ रही है, अव्यय भाव और बहुब्रीहि। देखो बहुब्रीहि क्या होता है कि शब्द अलग और उसका अर्थ क्या वो अलग निकलता होता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें कौन सा समास है, अव्यय भाव समास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो निर्विकार है उसमें अपना अव्यय भाव समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन अपना विलोम शब्द बताना है कि यथावर का विलोम शब्द क्या होता है। कि यथावर का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है। पहला है जंगम, सनातन, शाश्वत और स्थिर। स्थिर का मतलब होता है ठहरा हुआ, यानी ये नहीं होगा। शाश्वत ये भी नहीं होगा। सनातन, ठीक है, और जंगम। तो इसमें जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी कि जो यथावर होता है उसका विलोम शब्द क्या होता है, जंगम होता है। देखो यथावर, सनातन, शाश्वत और स्थिर इसके एक ही होते हैं, लेकिन जो जंगम होता है इसका क्या होता है, विलोम होता है। क्या होता है, विलोम होता है। तो इसमें यथावर का क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जंगम। देखो अपना जो अगला क्वेश्चन है क्या है, उपकार का विलोम शब्द है। यानी कि उपकार का विलोम शब्द है। तो उपकार का विलोम शब्द क्या होगा भाई, विकार, अनुदार, अपकार और तिरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपकार। उपकार का विलोम शब्द क्या होता है, अपकार। क्या होता है, अपकार। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और जितने भी मेरे दोस्त हैं BSTCM की एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनकी नज़दीक है, अब कुछ ही दिन बचे हैं 28 अगस्त को, वो अपनी एग्ज़ाम अच्छे से दें, बिल्कुल निडर होके। ठीक है, बिल्कुल मन में बिल्कुल भी टेंशन नहीं रखना है। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आराम से शांति से क्वेश्चन को देखना है और फिर उसका आंसर देना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो ये क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।